जय हिंद साथियों। कैसे हो आप लोग? सब मस्त हो? ठीक ठाक। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक नज़र भारत कवर। एक नज़र भारत। वैसे एक नज़र में भारत को कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि एक नज़र में भारत के बारे में बहुत कुछ जान लिया नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में कुछ ज़्यादा ही जान लिया जाए। और किसके बारे में? भारत के बारे में। किसके बारे में? तो थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ना, क्योंकि पढ़ते समय बोर्ड पे है कि नहीं, और चलते समय रोड पे विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं तो अगर पढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान नहीं दोगे भैया तो समस्या आएगी, और पता नहीं कब से कहाँ कैसे कहाँ चला जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा। तो पढ़ाई करते समय कहाँ पे ध्यान होना चाहिए? बोर्ड पे होना चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे, एक नज़र में भारत कवर करने की कोशिश करेंगे। उसे कवर किया नहीं जा सकता है कि भारत में बहुत कुछ है, ऐसे नहीं कवर कर सकते, लेकिन जहाँ तक हो सकता है भारत के बारे में विशिष्ट जो जानकारी है, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जो हर एक बच्चे को जानना चाहिए, कोशिश की जा रही है कि इसके बारे में जान लिया जाए। तो सब तैयार हो? जानने के लिए उत्सुक हो? जबरदस्त तरीके से चालू किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जिसके बारे में जानना है उस देश का क्या नाम है। तो भारत है देश का नाम, इसके बहुत सारे और भी नाम है कि नहीं है? बहुत सारे और नाम है। तो इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले जानना है जिसके बारे में उस देश की ही बात कर लिया जाए। तो देश कौन सा है? भारत। कौन सा देश है? भारत है। और इसके अन्य नाम की बात किया जाए तो वैसे इसके अन्य नाम तो बहुत हैं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आर्यवर्त हो गया। आर्यावर्त होता है, क्या होता है? आर्यावर्त होता है। आर्यावर्त हो गया, आर्यावर्त। और जम्बूद्वीप हो गया। ये सब पुराने नाम हैं। कैसे नाम है? यानी पहले भारत के ऐसे ऐसे नाम थे। आर्यावर्त कहा जाता था, यानी आर्यों का देश कहा जाता था। किसका देश कहा जाता था? यानी यहाँ इस देश में, यानी जो भारत देश है हमारा, हिंदुस्तान, इंडिया जो भी है, आज के डेट में ऑफिशियली नेम, जो आधिकारिक नेम है, इंडिया है। क्या है? और दूसरा है भारत। क्या है? वैसे मुक्त तरीके से यानी देश विदेशों में बात किया जाए तो सब जगह इंडिया लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इंडिया। क्या लिखा जाता है भैया? इंडिया लिखा जाता है। तो इस इंडिया का जो पुराना नाम था आर्यावर्त। कौन सा, क्या नाम था? क्या इसे आर्यों का देश कहा जाता था? किसका देश? ऋषि मुनियों का देश। किसका देश? ऋषि मुनियों का देश। क्योंकि जैसे देश तो बहुत हैं, लेकिन भारत जैसा देश नहीं है। देश बहुत हैं लेकिन भारत जैसा देश नहीं। भारत ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। एक साथ भारत के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा और कोई देश नहीं है जिस देश में सभी धर्म के लोग रहते हों और एक साथ मिलजुल कर रहते हों। तो ऐसा कोई और देश नहीं है जिसमें सभी, इसीलिए क्या ना भारत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। तो भारत ऋषियों का देश था, आर्यों का देश था, इसीलिए इसका नाम पहले था आर्यावर्त। क्या नाम था? आर्यावर्त। इसका अगला नाम है जम्बूद्वीप। क्या नाम है? जम्बूद्वीप। नाम है नहीं, नाम था, और अभी भी कहा जाता है। फिलहाल अभी आधिकारिक नाम इसका इंडिया है। क्या है? इंडिया है। और आगे बात किया जाएगा, इसका नाम क्या था पहले? तो भारत खंड था। क्या था? भारत खंड था। इसे भारतवर्ष भी कहा जाता था। इस और इंडिया तो अभी कहा ही जाता है, आधिकारिक नेम है ही। हिंदुस्तान अभी भी कहा जाता है और पहले भी कहा जाता था, लेकिन अगर आधिकारिक नेम की बात किया जाएगा तो इंडिया है। क्या है? इंडिया है। और आगे बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी जो प्यारे बच्चों नई दिल्ली है। क्या है? अच्छा, दिल्ली भी दो है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली नहीं, नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और आगे बात करें भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो गोलार्ध है ये जो गोलार्ध के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूरब में स्थित है। अब बात कर दिया जाए इसकी ज्यामितीय आकार की, तो ये चतुष्कोणीय है। कैसी है? इसकी जो ज्यामितीय आकार है ये चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। और बात कर लिया जाए इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। कहाँ पे है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। और अगला बात किया जाए कि इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार इसका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। किससे है? और
से और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कहाँ तक है? और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कहाँ तक है? और देशांतरीय विस्तार इसका जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। और अगला बात किया जाए भौगोलिक स्थिति किसकी? भौगोलिक। अगर भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए, भौगोलिक विस्तार इसका है, भौगोलिक विस्तार क्या है? तो उत्तर से दक्षिण जो है भैया 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर है चौड़ा। और पूरब से पश्चिम इसका जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2900। ये बड़ा लिख दे रहा हूँ थोड़ा। 2933 कितना? 2933 कितना है भैया? 2933। और इतना इसका भैया उत्तर से दक्षिण है 3214। कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214। और अगर इसकी बात करें भैया स्थलीय सीमा, यानी स्थलीय जो भूमि की सीमा इसकी है कितना है? तो इसकी स्थलीय जो सीमा है 15,200 है किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और अगर इसका बात कर लिया जाए जलीय सीमा, जैसे अगर स्थलीय है, स्थलीय मतलब जो स्थलीय सीमा भैया, एक मिनट, जलीय सीमा इधर, जलीय सीमा, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा का मतलब हो गया भैया जिसका जो एक देश से यानी हमारे भारत देश से और अदर जो अन्य देश हैं, भारत से कई सारे देश, जैसे 9 देश हैं, 9 देश भारत से सीमा साझा करते हैं। कितने देश? 9 देश। 2 जलीय और 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो स्थलीय सीमा कितना है भैया? तो स्थलीय सीमा जो इसकी है 15,200 किलोमीटर, यानी जमीन से जमीन की सीमा। एक देश से दूसरे देश की जो सीमा है, जमीन से जमीन की सीमा कितना है? तो है 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। और जो जलीय सीमा ये मालदीव और श्रीलंका 2 देश बनाते हैं। 2 देश हमारे भारत देश से जलीय सीमा लगाते हैं और उसकी सीमा कितना है? तो 7,516.6 किलोमीटर। कितना है? 7,516.6। जलीय सीमा का मतलब हो गया कि भारत देश और जो दूसरा देश श्रीलंका और मालदीव है, इसके बीच में जो सीमा है, जल के बीच में सीमा। कहाँ पे सीमा भैया? जल के बीच में सीमा है और इसकी सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। और आगे बात कर रहे हैं इसकी पारदेशिक जल सीमा कितना है? तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। कहाँ तक है? समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है पारदेशिक सीमा। यानी जो प्रदेश की, यानी अलग अलग प्रदेश हैं, आपस में प्रदेश की सीमा एक दूसरे से कितना है? जैसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये सब प्रदेश है टोटल मिलाकर के। जैसे केंद्र शासित प्रदेश कहो चाहे राज्य कहो, ये सारे के सारे क्या है? प्रदेश हैं। क्या है? अलग अलग प्रदेश हैं। तो इनकी सीमा कितनी है? तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। और बात करें कि यहाँ भारत, जो मेरा देश है भारत जी, इसकी जलवायु क्या है? तो मानसूनी है। क्या है? यहाँ की जलवायु कैसी है? जैसा मानसून होगा वैसे ही उसकी जलवायु यानी बदलती रहती है। कभी बरसात है, कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी बसंत ऋतु है। तो जैसे जैसे इसकी ऋतुएं बदलती रहती हैं, ऐसे ऐसे इसकी जलवायु भी बदलती रहती है। कभी गर्मी पड़ती है तो कभी ठंडी पड़ती है तो कभी बारिश होती है। यानी हमेशा ये इसकी जो जलवायु है ये हमेशा बदलती रहती है। ये मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है भैया? मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। और इसका जो क्षेत्रफल बात कर लिया जाए कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, 1 मिनट आ रहे हैं भैया। हाँ, कहाँ पहुंच गए थे? क्षेत्रफल पे। तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना भैया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और आगे बात कर लिया जाए कि विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। नहीं, जो क्षेत्रफल है इसका विश्व, जैसे संसार है, संसार के क्षेत्रफल का कितना % भाग है? जैसे अगर परसेंट में देखा जाएगा तो परसेंट हमेशा 100 में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? 100 में देखा जाता है। तो भैया 100 में भारत का क्षेत्रफल नहीं, विश्व का देख लिया जाए। और विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है 2.42% है। कितना है? 2.42।
2.42 नहीं कहेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद में हमेशा एक एक अंक ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 2.42% है, ठीक है। आगे बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है, यानी विश्व में, किसमें, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो ये 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम देश कौन सा है, तो है रूस। कौन सा है? रूस है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में जो प्रथम स्थान पर जो देश आता है वो है रूस। और हम भारत की बात करेंगे क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत को भी जानना है। वैसे टॉप 10 भी करवा दिया गया है, आगे वीडियो में पड़ा हुआ है। तो अगर एक भारत की बात किया जाए तो भारत का स्थान कौन सा भैया? 7वां स्थान है। और बात करें कि यहाँ की भारत की कुल जनसंख्या कितना है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये कितना है भैया? 1 अरब। कितना है? 1 अरब 82 करोड़। कितना? 1 अरब 82 करोड़ 86 लाख। हाँ, 1 अरब 82 करोड़ 86 लाख 97,625 है। कितना है? एक मिनट 1 अरब 82 करोड़ 86 लाख 97,625 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे सुन लो भैया, 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख 97,625 है। वैसे इसको कहते हैं लमसम 142 करोड़। कितना? लमसम 142 करोड़ कहा जाता है। और बात करें विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है इसका, तो ये 17.5% है। कितना है? यानी 17.5 का मतलब 17 से 1/2, 17 हाफ। कितना? 17 हाफ। यानी विश्व का जो क्या नाम है इसकी जनसंख्या है और इसका परसेंट, यानी विश्व में कितना, अगर विश्व का जैसे सबको मिला लिया जाए, टोटल मिला लिया जाए तो 100% होगा। 196 जो देश हैं, 194-96 रहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर सबकी यानी पूरे देश की, यानी पूरे संसार के देशों की बात कर लिया जाए कि जनसंख्या कितनी है, तो टोटल मिलाकर के 100% होगी। कितना होगी? 100% होगी। अगर उस 100% में से देखा जाए कि भारत की जनसंख्या कितना है, तो 17.5% है। कितना है भैया? 17.5% है। और आगे बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो भैया कुछ दिन पहले यानी 1 वर्ष पहले चीन हुआ करता था और भारत करता था 2nd स्थान पे। लेकिन आज की डेट में जो भारत है, भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे। यानी देखो किसी ना किसी चीज में तो प्रथम है कि नहीं है, तो और किसी चीज में ही नहीं है, तो जनसंख्या में है। प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है कि नहीं, तो उत्पादन बहुत तगड़ा हो रहा है। वैसे फिलहाल है तो ठीक है, अच्छी। वैसे हर चीज में अब भारत आगे बढ़ रहा है, इसी में नहीं, जनसंख्या में नहीं, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जब से बीजेपी की सरकार 2014 में आए तब से लगातार भारत अग्रसरित आगे की ओर है, लगातार बढ़ रहा है। तो इतना चीज हम जान गए। और इसके बाद में हम जानेंगे भैया कि पुरुष की जनसंख्या कितना है। भारत में टोटल जनसंख्या 142 करोड़ के लगभग में 142 करोड़, वैसे नीचे वैसे डाटा दे दिया गया है, ठीक है। इतना है, तो इसमें 142 करोड़ लगभग के करीब में जो है, इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार है 135 करोड़ पहले था, लेकिन अनुमान अब लगाया गया क्योंकि जनगणना दोबारा नहीं हुई है। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। और 2011 के अनुसार देखा जाए तो 2021 में दोबारा फिर से जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम पे कोरोना आ गया था। क्या आ गया था? कोरोना आ गया था, और कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो सकी। लेकिन फिलहाल अनुमान लगाया गया दोबारा 2023 में, और अनुमान लगाया गया उसी के अनुसार ये सारी जनसंख्या दिखाई, अनुमान लगाया गया, वैसे जनगणना हुई नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसी के बेस पे, इसके पिछले 10 साल में कैसे जनसंख्या बढ़ी थी उसी के बेस पे थोड़ा बढ़ा करके इसकी आगे की ओर दिखा दिया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? आगे बात करें इसकी पुरुष की जनसंख्या भारत में कितनी है, तो पुरुष की जनसंख्या कितना है भैया? ये 62 करोड़ है 32 लाख 70,258। 62 करोड़ 32 लाख 70,200। बहुत पुरुष रहते हैं भारत में, है। पाकिस्तान में तो इतना नहीं, उत्तर प्रदेश की भी जनसंख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश की से 20 करोड़ है। कितना है? 20 करोड़ जनसंख्या है। और उत्तर प्रदेश से ही से छोटे छोटे पता नहीं कितने देश हैं जो उत्तर प्रदेश, हमारे देश यानी भारत में एक राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमें हम लोग रहते हैं, उस राज्य से भी छोटे छोटे देश हैं।
जैसे अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश से भी छोटे छोटे राज्य देश हैं। ठीक है, तो पुरुष की जनसंख्या कितना है? 62,32,70,258। और बात करें कि महिला की जनसंख्या कितना है, तो महिला की जो जनसंख्या भैया 58,75,84,719 है। और बात करें ग्रामीण जनसंख्या कितना है भारत में, जैसे भारत में टोटल महिला और पुरुष की सबकी जनसंख्या होगी, टोटल जनसंख्या क्या आंकड़ा इधर दे दिया गया। आगे हो गया पुरुष की जनसंख्या कितना है, महिला की जनसंख्या है कितना है, तो सब कुछ इधर यहाँ जनसंख्या के बारे में पता लग गया। तो भैया बात कर रहा है कि आगे बताओ गाँव में कितने लोग रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या का मतलब गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या, गांव में रहने वाले लोगों की संख्या। तो भारत में गांव में कितने लोग रहते हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या है भैया 63.37 करोड़। कितना है? 63.37 करोड़। इतनी जनसंख्या यानी 142 करोड़ में से 63.37 करोड़ जनसंख्या यानी उसकी आधी, ठीक है, कहां पर निवास करती है? गांव में। कहां पे निवास करती है? लगभग 68.8%। 100% में से टोटल जनसंख्या की बात किया जाएगा तो भारत की अगर जनसंख्या है तो 100% माना जाएगा। हर एक चीज 100% होता है कि नहीं होता है? तो उस 100% में से 68.8% जनसंख्या गांव में निवास करती है। कहां पे करती है? गांव में निवास करती है। और आगे बात करेंगे अगर गांव में इतना निवास करती है तो शहर में कितने लोग रहते हैं, तो शहरी जनसंख्या की अगर बात किया जाएगा तो 67.71 करोड़। कितने लोग हैं? 37.71 करोड़। 37.71 करोड़ लगभग 100% में से 31.16%। कितना? यानी 68.8% में से अगर 100 में से घटाओगे, इतना घटा दोगे तो यही बचेगा 31.16% बचेगा। तो जो यहाँ बचता है ये कहाँ पे निवास करती भैया? शहरों में। कहाँ पे निवास करती है? तो हम इसको भी जानेंगे और आगे जानेंगे दशकीय, देशकीय नहीं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी 10 वर्ष में जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई भारतवर्ष में। जैसे अगर 2011 में हमारी जनगणना हमारे देश की हुई थी नहीं हुई थी? तो 2011 में हमारे देश की जनगणना हुई। इसके पहले अगर 2011 में हुई तो पहले 2001 में हुई होगी। कब हुई होगी? 2001 में शायद हम लोग थे नहीं जब इसके, यानी 2011 के पहले हुई थी तो शायद मैं भी नहीं था, तुम भी नहीं थे, कोई नहीं रहा होगा। ठीक है, हम लोग के पिताजी रहे होंगे। कौन रहा होगा? यानी हमारे पूर्वज रहे होंगे, हम लोग नहीं थे, क्योंकि हम लोग की जो डीओबी है 2001 के बाद में ही है, 2001 के पहले की या 2002 के पहले की नहीं है, इसके बाद की ही हम लोग की जन्म तिथि है। तो हम लोग उसमें रहे ही नहीं होंगे, तो उसमें हम लोग नहीं गिने गए होंगे। लेकिन फिलहाल अगर 2001 के बाद 2011 तक की अगर 10 की वृद्धि देखा जाए, 10 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि कितनी हो रही है, तो 100 में से 17.64% की हो रही है। कितने की हो रही भैया? 10 वर्ष में 100 में से 17.64% और वृद्धि भारत देश के अंदर हो रही है। बढ़ रहे हैं लोग, क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। उसी के बेस पे आगे चल करके जो 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी, उसी के बेस पे आगे बढ़ा करके इसको और जनसंख्या बढ़ा करके 135 से 142 कर दिया गया। ठीक है, उसी के बेस पे किया गया कि 10 की यानी 10 वर्ष में वृद्धि कैसे हुई थी, आगे भी कैसे होगी, उसी के बेस पे आगे बढ़ा के कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगानुपात क्या है भारत देश के अंदर। लिंगानुपात यानी पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, लिंगानुपात यानी एक पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। वैसे यहाँ 1000 में देखा जाता है, कहाँ पे देखा जाता है? हजारों में देखा जाता है। तो एक पुरुष पे कितनी महिलाएं, उस बेस पे देखा जा सकता है। तो यहाँ हमारे देश में देखा गया है 1000 में। कितने में? तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 943। यानी अभी भी 7 इधर और 50 उधर। 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं, तो 57 महिलाओं की कमी है। कितनी महिलाओं की कमी है? यानी हर पुरुष पे एक महिला होना जरूरी है, होना चाहिए। फिलहाल नहीं, अगर ये पूरा नहीं होता है तो जानिए आगे क्या होगा। महिला ही नहीं मिलेगी तो कैसे शादी ब्याह करोगे, है कि नहीं? तो इसीलिए देखो, बच्चियों को बहुत लोग कोख में ही मार देते थे। लेकिन आज की डेट में सरकार सशक्त हुई और अब आगे ऐसा कुछ भी बहुत कम ही हो रहा, बहुत कम, ना के बराबर एकदम हो रहा है। नहीं तो आज के अगर 10 साल 5 साल पहले देखो तो बहुत ज्यादा ही इस प्रकार के सिस्टम थे कि बच्चियों को पेट में ही, गर्भ में ही या मार दिया जाता था, या तो उनका एबॉर्शन करवा के बाहर करवा दिया
जाता था। ठीक है, तो आज की डेट में ये सब नहीं, अबॉर्शन का नाम ही नहीं सुनते होगे आज की डेट में, बहुत कम बहुत कम। लेकिन अगर यही चीज आज के 10 साल पीछे चले जाओ, 10 साल पीछे यानी 2015 के पहले चले जाओ, तो लमसम जगह जगह पे हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जगह आवासन के नाम से तो ये जानिए कि हॉस्पिटल ही भरा रहता था, बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा होते थे। ये होते थे इसलिए क्योंकि ऐसे ऐसे यंत्र आ गए थे कि पहले ही पता चल जाता था कि लड़का है कि लड़की है। और जब व्यक्ति जान जाता था भैया लड़की है या लड़का है, लड़का होता था तब तो उसको भैया रखते थे, और अगर लड़की होती थी तो पहले ही अबॉर्शन करवा के उसको बाहर ही, या विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ आती थी और दवाइयों को खा करके बच्चे को बाहर ही, यानी लड़की जो होती थी उसको बाहर पहले ही खत्म कर देते थे, यानी गर्भ में ही उसको मार दिया जाता था। काश ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ऐसा सिस्टम था। तो सरकार सशक्त हुई, आगे कदम उठाई इसके खिलाफ में, और सारे हॉस्पिटल जितनी भी अस्पताल थी हर जगह से इसको बंद कराया गया, इस सिस्टम ही एकदम से खत्म करवा दिया गया, जिसकी वजह से आज की डेट में ये नहीं पता चल पाता है कि बच्चा है कि बच्ची है। फिलहाल आज की डेट में हमारा जो देश है, शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा होते जा रहे हैं, यानी पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। जैसे लोग बच्चा पढ़ रहा है, आगे शादी हो रही है, तो जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं? क्योंकि गलत काम नहीं होंगे, जो गलत कार्य होते थे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगे। आज की डेट में सभी लोग बच्चा बच्ची, चाहे बच्चा हो चाहे वो बच्ची, सब एक समान मानते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को अपना लड़का लड़की एक समान मानते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ना तो पहले भेदभाव हुआ करता था, बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता था, बच्चों को पढ़ाया, लड़कों को पढ़ाते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। फिलहाल ये सारा सिस्टम आज के डेट में खत्म हो गया, क्योंकि सरकार हमारे यहाँ की दुरुस्त है और सशक्त है। ठीक है, तो जब सरकार सशक्त है तो समस्याएं नहीं आने वाली हैं। तो आगे बात करेंगे लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं थी? 943 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 943 महिलाएं थी, यानी हमारे यहाँ 57 महिलाएं कम है। कितनी महिलाएं कम है? 57 महिलाएं कम है, और ये पूरा होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए, सरकार का लक्ष्य है। सरकार का क्या है? लक्ष्य है, इसको पूरा कर देगी सरकार, इतना सशक्त है कि ये पूरा हो जाएगा। मतलब 1000 पे 1000 होना जरूरी है, 1000 पे 1000 होना जरूरी है, नहीं तो ये 57 जो पुरुष हैं वैसे रह जाएंगे, और वैसे अपना सारा सिस्टम खो देंगे, आएंगे वैसे ही ऊपर पहुंच जाएंगे। और इनको ऊपर वैसे नहीं पहुंचाना, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हमारे बच्चे हैं, जानते हो, नहीं वैसे चल देंगे। आगे बात करते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात का मतलब हो गया जो बच्चों का लिंगानुपात की बात किया जाए, 1000 बच्चों यानी लड़कों पे, जैसे वहां पुरुष की बात हुआ था ना, यानी जो बड़े हो गए उनकी बात कर रहे हैं, 18 साल के ऊपर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 18 के नीचे की बात किया जा रहा है, शिशु लिंगानुपात की बात किया जा रहा है। तो बच्चों में जो लिंगानुपात है भैया, 1000 लड़कों पे 918 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? यानी इसमें भी बहुत कम है। कितने? ये 78 नहीं, 82 कम है। कितने कम है? 82 लड़कियां कम है। कितनी लड़कियां कम है? पढ़ लो बच्चा सही, नहीं तो लड़कों ऐसे रह जाओगे, ध्यान रखना। 82 लड़कियां कम है, और कौन बताओ उस 82 में तुम आ जाओ और तुमको वैसे ही रह जाना पड़े। तो आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या बात करते हैं? यानी जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कितने जगह में कितने लोग रहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत देश की अगर टोटल की बात किया जाए, तो क्या बात किया जाए? टोटल भारत देश का एवरेज देखा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। 382 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। अगर भारत की एवरेज किया जाए, एवरेज यानी पूरे भारत देश का ले लिया जाए, तो नहीं तो जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ तो भैया हजार लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, हजार लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। यानी जमीन की संख्या कम और रहने वालों की संख्या ज्यादा। इस प्रकार से जैसे हम लोगों के यहाँ पे है भैया, यहाँ हम लोग के यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोग रहते, जैसे एक घर है 10-5 लोग ही रहते हैं, लेकिन अगर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे बड़े बड़े शहरों को देख लिया जाए, जैसे मुंबई में तो कुछ ज्यादा ही है इस प्रकार के सिस्टम। नोएडा हो गया, गाजियाबाद, नोएडा गाजियाबाद में ही पड़ता है, यहाँ संत कबीर नगर है, ठीक है, ये हो गए, ये सारे, यानी एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं हमेशा। एक बिल्डिंगें बनी होती हैं 50-50, 60-60 मंजिल की, इसमें ये जानो कि 4-4 गांव समा जाएं एक ही बिल्डिंग में,
एक बिल्डिंग में, जैसे यहाँ हमारे यहाँ 4 गांव हो, 4 गांव के लोग रहते हैं, एक बिल्डिंग में, यानी एक बिल्डिंग बनी हुई है 10-20 से बनी होगी, उसी में कम से कम 10 गांव आ जाएंगे, इतनी जनसंख्या निवास करती है। और एक ही बिल्डिंग नहीं, बगल बगल में ही बिल्डिंग रहती है, यानी इतनी जनसंख्या निवास करती है, वहां पे बहुत लोग रहते हैं। तो इसीलिए वहां का वातावरण है, जो वहां का वातावरण है इसीलिए प्रदूषित हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वहां पे पेड़ पौधों की संख्या कम है और लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। देखो, पेड़ पौधा, अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो मनुष्य नहीं होगा, और मनुष्य नहीं होगा तो पेड़ पौधा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य होते हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। किससे मिलती है? पेड़ पौधों से। और भैया हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जैसे हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और वैसे ही भैया जो पेड़ पौधे हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। अगर हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं, तो जो पेड़ पौधे हैं भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं रह सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो जैसे ही मनुष्य को जरूरत है ऑक्सीजन की, वैसे ही पेड़ पौधों को जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक दूसरे के अपोजिट भैया, कुछ हमको तुमसे चाहिए तो कुछ तुमको हमसे चाहिए, तो दोनों का रहना जरूरी है। दोनों का रहना जरूरी है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं और हम पेड़ पौधों के लिए उपयोगी हैं। ठीक है? कोई दिक्कत तो है नहीं? तो जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां पर्यावरण दूषित होगा, और पर्यावरण दूषित होगा तो मनुष्य नहीं हो सकता वहां पे। मनुष्य अगर होगा तो उसको विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो ग्रसित हो जाएगा विभिन्न प्रकार के रोगों से, और वो परेशान हो जाएगा। अब परेशान हो जाएगा तो उसकी जान चली जाएगी। रह पाएगा मनुष्य? नहीं रह पाएगा ना। तो आगे बात करते हैं, शिशु लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गई। अब बात करते हैं कुल साक्षरता। भारत की जो जनसंख्या है इसमें पढ़े लिखे कितने? अच्छा भैया, साक्षर में वो व्यक्ति सभी आ जाते हैं जो अपना नाम लिख लेते हैं, जो अपना नाम, यानी पढ़ा लिखा, सही पढ़ा लिखा ही नहीं, साक्षरता में, इस साक्षर व्यक्ति में उन सभी व्यक्तियों को जोड़ा गया है जो अपने नाम को जो अपना सिग्नेचर कर लेते हैं, जो अपना हस्ताक्षर कर लेते हैं, उन सभी को साक्षर माना गया है। क्या माना गया है? नहीं भैया, ये पढ़े लिखे हैं। अगर ये पढ़े लिखे नहीं होते तो अपना हस्ताक्षर नहीं कर पाते, और हस्ताक्षर कर लेते हैं तो उनको पढ़ा लिखा नहीं, शिक्षित व्यक्तियों में जीना जा रहा है कि साक्षर हैं। तो जो साक्षरता दर है भैया, ये कुल साक्षरता की अगर बात कर लिया जाए तो भैया 74.04% है। कितना है? यानी 100% में से 74.04% जो व्यक्ति हैं ये अपना हस्ताक्षर कर लेते हैं। इसमें से बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं भैया। ठीक है? और कुछ लोग हैं जो अपना हस्ताक्षर ही कर पाते हैं। तो उन सबको मिला करके बात किया जाए तो 74.04% है। ठीक है? और आगे बात कर लिया जाए पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता यानी पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं कितने ऐसे पुरुष हैं जो अपना हस्ताक्षर कर लेते हैं या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो पुरुष साक्षरता दर की बात कर लिया जाए तो 85.14% है। कितना है? 85.14%। यानी देखो, पुरुष की संख्या ज्यादा है पढ़े साक्षर में, नहीं पुरुष की संख्या ज्यादा है पढ़े लिखे में। इसलिए ज्यादा क्योंकि लोग भैया पुरुषों पे ज्यादा, यानी बच्चों पे, लड़कों पे ज्यादा ध्यान देते थे। आज के 10 साल, अगर 10 की बात किया जाए, 10 वर्ष पहले की बात किया जाए, 2015 के पहले की बात किया जाए तो लड़कियों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ज्यादा ध्यान लड़कों पे दिया जाता था। यानी अधिकतर गांवों में, शहरों में, हर जगह लड़कियों को लोग नहीं पढ़ाते थे। लड़कियों को लोग कहते थे भैया शादी हो जाएगी, चौका बर्तन ही तो करना है। तुम चौका बर्तन करना जानो, रोटी बनाना सीखो, पढ़कर क्या करोगी? सब कुछ करने के बाद तुमको रोटी ही तो बेलना है, गोल रोटी बेलना जानो, अक्षर गुनना ना जानो। लेकिन आज की बात कर लिया जाए, क्योंकि सरकार सशक्त हुई, आगे बढ़ी, और लड़के लड़कियों को एक समान करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाई। जो सरकार आई 2014 में, वो बच्चा और लड़का हो या लड़की हो, उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको आगे करने के लिए, और उनके बीच में भेदभाव ना करने के लिए बहुत सारे अभियान को चलाया कि लड़कियों को भी आगे किया जाए। क्योंकि भैया हमारे देश की लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। और 2014 के बाद की बात कर लिया जाए तो पहले लड़कियां हर क्षेत्र में नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में अगर बात कर लिया जाए तो हर एक क्षेत्र में, हर जगह आपको लड़की मिलेंगी। हर क्षेत्र में, हर जगह पे लड़की मिलेंगी। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो
भैया पायलट की बात करें यानी प्लेन उड़ाने की बात करें, या ट्रेन चलाने की बात करें, या किसी भी चीज को चलाने की बात कर लिया जाए, हर क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई, किसी कोचिंग हो, किसी स्कूल हो, नहीं अगर 50 लड़के हैं तो 50 लड़की से नीचे नहीं होगी। लमसम लड़के और लड़की अब समान हो गए, सभी लोग अपने लड़का और लड़की को एक जैसा देखने लग गए हैं। अभी भी कुछ लोगों के अंदर है जो उनके अंदर रहता है और रहेगा, तो जब उनके अंदर रहेगा तो उनका बच्चा बच्ची भी वैसे आगे रहेगा। अगर लड़का लड़की पढ़ेगा तो आगे चल करके अपने भी लड़का लड़की को पढ़ाएगा, और अगर नहीं पढ़े लिखेगा तो आगे चल करके जैसा वो रहेगा ऐसे उसके बच्चे रहेंगे। वैसे फिलहाल हमारे देश में सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा लड़का हो या लड़की हो, सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं महिला साक्षरता की। तो महिला साक्षरता देखो कम है भैया 65.46%, इसकी कितना थी 85.14% थी। और आगे बात कर लिया जाए अनुसूचित जाति की संख्या, 80 की, किसकी शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, 80 की। तो अनुसूचित जाति की जो संख्या है भैया 20 करोड़ 13,78,786। कितना है भैया 20 करोड़ 13,07,886 है। और एक कुल जनसंख्या का भैया यानी 100% का भैया 16.6% है। कितना है यानी 100% में से बात किया जाए कि 80 की संख्या कितना है। देखो विवेको हंस रहा है क्योंकि 80 है ये, देखो देखो दांत निकाल रहा है, देख लो। तो 80 की संख्या कितना है तो 16.6% है। अब बात कर लिया जाए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, किसकी एसटी की बात कर लिया जाए तो ये भैया 10 करोड़ 42,08,134 है। कितना है अब भैया बात कर लिया जाए भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो 8 है। कितने हैं 8 यानी यूनियन टेरिटरी, यूटी जिसको कहते हैं। ठीक है, अब बात कर ले पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार भारत का कितना है तो 10.7% है। कितना है 10.7% है। और बात कर लिया जाए कि पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इसके कितना है तो 18.6% है। कितना है 18.6% पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है। और पठारी क्षेत्र का विस्तार इसका है 27.7%। कितना है और आगे बात कर लिया जाए मैदानी क्षेत्र का विस्तार इसका कितना है तो 33% है। कितना है और बात कर लिया जाए भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, यानी भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है तो राज्य टोटल हैं 8। उसके लिए एक ट्रिक बताया गया था, मगरमच्छ झपटा पता नहीं कहाँ कहाँ पटका और कहों कहों अटका लपटा, और अगले वीडियो में है जाकर के सभी लोग देख लेना, ढूंढ लेना उसमें। ठीक है, अब बात कर लिया जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी भैया एक जो हमारा देश है भारत, इस भारत देश के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो दूसरे देश से अपनी सीमा को क्या करते हैं साझा करते हैं, सीमा को जोड़ते हैं। कितने ऐसे देश यानी कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। वर्तमान की बात कर लिया जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनमें से कितने केंद्र शासित प्रदेश या कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी दूसरे देश से अपनी सीमा साझा करते हैं तो 18 ऐसे यूटी और राज्य को मिलाकर के कितने हैं 18 हैं। कितने हैं और आगे बात कर लिया जाए तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है भारत के अंदर 23 है। कितनी है 23 से आगे बात कर लिया जाए राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है भैया तो 599। कितनी है 599 राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, कौन सा हाईवे नेशनल हाईवे। और बात कर लिया जाए कि बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, बंदरगाह जहाँ पे बड़े बड़े जलपोत आते हैं एक देश से दूसरे देश की, जो जलपोत यानी एक देश से दूसरे देश में जो सामान लाने ले जाने वाले जो जलपोत होते हैं जो समुद्री मार्गों से आते जाते हैं, तो जहाँ पे जैसे एक स्टेशन होता है नहीं होता है, तो जैसे स्टेशन होता है रेलवे का ऐसे ही भैया बंदरगाह होते हैं। बड़ी बड़ी जहाजें जो पानी में चलते हैं उसके अलग अलग बंदरगाह यानी रेलवे स्टेशन की जैसे वो भी अपना स्टेशन होता है जिसको बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो भैया बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत के अंदर 13 है। कितनी है
13 है। और बात कर लिया जाए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। क्या है? और बात कर लिया जाए राष्ट्रीय विकसित पशु कौन सा है, तो हाथी है। क्या है? और आगे बात कर लिया जाए राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भैया है मोर। क्या है? और आगे बात कर लिया जाए कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है। क्या भैया? बरगद है। और आगे बात कर लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। क्या है? और आगे बात करें कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। इसको अशोक चिन्ह भी कह देते हैं। क्या है? अशोक स्तंभ है। और आगे बात कर लिया जाए यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन है। जनगण मन है। और राजकीय भाषा की बात कर लिया जाए तो हिंदी है। और राष्ट्रीय भाषा की बात कोई करेगा, बता देना कुछ भी नहीं है। बता देना कुछ भी नहीं है। हमारे देश की राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग राष्ट्रीय भाषा को ही हिंदी कहते हैं, जो कि एकदम से गलत हो जाता है। तो राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है, हमारे देश की राजकीय भाषा है और उसका नाम है हिंदी। क्या है? हिंदी है। और यहाँ की जो राष्ट्रीय लिपि है वो है देवनागरी। क्या है? और यहाँ की अगर राष्ट्रीय वाक्य की बात कर लिया जाए तो सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव। और राष्ट्रीय नदी की बात कर लिया जाए गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर है। वैसे हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा एसएसटी में। कहाँ पे पढ़ा है? अभी जल्दी में ही 2-1 दिन के पहले पढ़ाया गया है एसएसटी के अंदर गंगा नदी तंत्र के बारे में। खूब बढ़िया से डिटेल से इसकी जानकारी हम लोग लिए हैं, शायद जानते भी होंगे। लंबाई तो वही बता दी गई होगी, है कि नहीं? और आगे चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। राष्ट्रीय जलीय जीव, अच्छा ये गंगा नदी, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, ध्यान रखना ये 2008 में घोषित हुई थी। कब घोषित हुई थी? और भारत की सबसे पवित्र नदी है, ध्यान रखना, भारत की सबसे पवित्र नदी भी है। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात कर लिया जाए तो गंगा के अंदर जो डॉल्फिन मछली पाई जाती है ना, तो जलीय जीव भी गंगा डॉल्फिन है। कौन है? गंगा डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय मिठाई की बात कर लिया जाए तो जलेबी है। क्या है? मन में तो लड्डू फूटा होगा कि जलेबी फूटी, कि रस निकला उसका, कि राल निकला। चलिए ठीक। अब बात कर लिया जाए राष्ट्रीय सर्प यानी सांप। राष्ट्रीय सांप की बात कर लिया जाए तो किंग कोबरा है। क्या है? दस्ता बहुत तगड़ा है। कोबरा ले गिरा, कोबरा ले गिरा, जान ले लेता, ध्यान रखना। अब बात कर ले भैया राष्ट्रीय नारा है तो सत्यमेव जयते, ये भी है। क्या है? और राष्ट्रीय नीति की बात कर लिया जाए तो गुट निरपेक्ष नीति। कौन सी नीति? और आगे बात करें कि राष्ट्रीय कवि कौन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं और मैथिली शरण गुप्त। जैसे ज्यादा से ज्यादा तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, लेकिन इनके साथ साथ एक नाम और जुड़ता है, मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है, इसलिए दोनों का नाम सामने रखा हुआ है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त और रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब बात कर लिया जाए राष्ट्रीय माता मैडम भीखा जी रुस्तम जी कामा। मैडम भीखा जी, हंसना नहीं, मैडम भीखा जी भीख नहीं मांगती हैं, ध्यान रखना। अरे राष्ट्रीय माता ऐसा मत कहना, नहीं तो दूसरा सिस्टम लग जाएगा, हम चले जाएंगे यहाँ। तो राष्ट्रीय माता है मैडम भीखा जी कामा, भीखा जी रुस्तम जी कामा। ठीक है। अब बात कर ले राष्ट्रीय पिता, जानते हो दादाजी को चश्मा वाले, राष्ट्रीय बापू जी कौन? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। और राष्ट्रीय फल की बात कर लिया जाए तो कौन सा फल है भैया? आम है। और बात कर लिया जाए राष्ट्रीय संवत कौन सा है? शक संवत है। क्या है? बोलो श्यामा रामचंद्र की, हम सबके माता पिता की, हम सबके गुरुजनों की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भैया बातें थी जो भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। वैसे भारत के बारे में एक दिन में आधा घंटे में 40 मिनट में कह पाना आसान नहीं है कि नहीं भैया? तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं, लेकिन भारत के बारे में जो विशिष्ट जानकारियां हैं, कोशिश जो किया जा रहा है कि कम से कम समय में दिया जाए, फिर भी समय बढ़ जाता है। और बढ़ेगा, बढ़ने का कारण है क्योंकि भारत कोई छोटा देश थोड़ी नहीं है, या भारत के बारे में कोई छोटी सी चीज थोड़ी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। भारत के अंदर, भारत को जानने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत ज़्यादा समय चाहिए, और कहीं ना कहीं मेहनत करना चाहिए। मेहनत भी करनी उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से करनी चाहिए, तब भारत के बारे में जान पाओगे। और अगर अपने देश में रहते हो भारत में, तो भारत के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर अभी यहाँ पे भारत में बैठे हो, कभी भारत के बाहर जाओ और भारत के बारे में कोई तुमसे पूछ लेगा, नहीं बता पाओगे, तो वहाँ तुमको
अपने आप पे पश्चाताप होगा कि हम अपने देश की चीजों के बारे में भी नहीं बता पाते हैं। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हम सबकी माता की, हम सबकी माता की, हम सबके माता पिता की, हम सबके गुरुजनों की, समस्त देवी देवताओं की। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत भैया।